वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ा था। आज की कक्षा में उसके आगे कुछ टॉपिक हैं, उनको जानते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है लॉरेंज बल। लॉरेंज नाम है, ये कैसा बल है थोड़ा ध्यान देना है। बच्चा लोग थोड़ा सा समझ कर बताओ और प्रीवियस ज्ञान को भी अर्जित करो, उसको जुड़ा कर बोलो कि कहीं पर कोई आवेश है तो उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बनेगा। कहीं कोई आवेश है तो आवेश के अगल बगल वैद्युत क्षेत्र होगा ना, और वैद्युत क्षेत्र एक वैद्युत बल लगाएगा। तो हम यहाँ लैंग्वेज लिखते हैं कि जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण या आवेश कहिए Q किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से प्रवेश करता है तो उस पर एक बल आरोपित हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला वैद्युत बल F इलेक्ट्रिक। तो विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है? E बराबर ई क्यू, पढ़ा हमने पिछले पाठों में। स्थिर वैद्युत में हमने पढ़ा ना, E बराबर एफ वाई क्यू, तो F बराबर ई क्यू, ई क्यू। और चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर आरोपित चुंबकीय बल, चुंबकीय बल F मैग्नेटिक फोर्स। यही सूत्र E की जगह B होगा, Q तो है ही, और E वैद्युत क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B। तो देखो B भी वेग से जाएगा तो इसके कुल परिमाण का मान V गुणे B होगा, या B गुणे V होगा, V गुणे B होता है। अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके चलते उसके अगल बगल वैद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही, और वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला वैद्युत बल समीकरण एक हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र में गया है तो चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर एक चुंबकीय बल भी लगाएगा, और चुंबकीय बल का मान इसी मान पर बैठाना है, Q है अपनी जगह, और E वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B, और B भी वेग से जाएगा ना, चुंबकीय क्षेत्र पर वेग का प्रभाव पड़ता है। अभी बताएंगे स्थिर हो जाए तो क्या होगा, चर्चा करेंगे। वेग से ही ये सब क्रिएट होता है, तो ये वेग, तो इसका कुल परिमाण V गुणे B हो जाएगा। और ध्यान देना, A क्रॉस B का सूत्र आप क्या लिखते हो वेक्टर एनालिसिस में? Fm बराबर Q VB साइन थीटा। तो चुंबकीय बल का मान क्या हो गया? Q VB साइन थीटा। अतः आवेशित कण पर कुल बल F बराबर वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल प्लस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल, F बराबर यह तो EQ होता है,
और ये आया क्यू भी बी साइन थीटा। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, इस परिणामी बल को F को लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल का पता लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने लगाया था कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक वैद्युत बल तो लगेगा ही, एक चुंबकीय बल भी लगता है, अर्थात वह कण एक कुल बल, टोटल फोर्स, दो बलों के योग का अनुभव करेगा। और इस बल F को क्या कहेंगे? लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल के दो घटक हो गए, वैद्युत क्षेत्र वाला वैद्युत घटक और चुंबकीय क्षेत्र वाला चुंबकीय घटक। इस पाठ में हमें चुंबकीय लॉरेंज बल, चुंबकीय लॉरेंज बल, चुंबकीय लॉरेंज बल FM यही पढ़ना है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हमें इसी सूत्र का अध्ययन करना है, क्यू भी बी साइन थीटा। थोड़ा ध्यान देना, हमने कहा कि गति हो तो ही होगा, गति हो तो ही होगा। क्यों हमने कहा था? अब ये समझो, जब वेग जीरो कर दीजिए, वेग जीरो हो गया, इसका मतलब कण स्थिर हो गया। कण स्थिर है और कण स्थिर है तो लगने वाला बल Fm बराबर Q भी तो जीरो हो गया, तो Fm कितना? तो कण अगर स्थिर है तो चुंबकीय लॉरेंज बल एक्टिव नहीं होगा। कण जब गति करेगा तो ही चुंबकीय लॉरेंज बल का अस्तित्व हो सकता है, अर्थात बिंदुवत आवेश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहां पर यह बल का अस्तित्व नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां तो आवेश स्थिर माने जाते हैं, स्थिर विद्युत था वह। और इस पाठ में, इस लेक्चर क्लास में आवेश गतिमान है। जब आवेश गति करेंगे तो ही उन पर लॉरेंज बल एक्टिव होगा। अगर आवेश स्थिर हैं तो उस पर कोई लॉरेंज, चुंबकीय लॉरेंज बल नहीं लगता। तो ध्यान देना बच्चों, फिर से एक बार, लॉरेंज बल, कहीं कहीं कंफ्यूजन है, इसी को लॉरेंज बल लिखता है कि यही लॉरेंज बल है। नहीं बच्चों, लॉरेंज बल बलों का ये एक युग्म है। जब भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो उस आवेशित कण के चलते अपना वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल EQ तो होगा ही, और उस गतिमान आवेश पर एक चुंबकीय क्षेत्र भी लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल लगाएगा, अर्थात तो वह कण एक टोटल फोर्स का अनुभव करेगा। ये वाला तो लगेगा ही, ये भी लगेगा, और इस बलों के युग्म को F को लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल के दो घटक, वैद्युत घटक, चुंबकीय क्षेत्र का घटक। तो चुंबकीय क्षेत्र लॉरेंज बल क्यू भी बी साइन थीटा, और यह तभी एक्टिव होगा जब आवेश गति करे। हमने स्थिर आवेश को स्थिर कर दिया, v बराबर 0, गति नहीं किया आवेश, तो उस पर कोई चुंबकीय लॉरेंज बल नहीं लगेगा। ये हो गया चुंबकीय लॉरेंज बल। और ध्यान देना बच्चों, अब इसकी सहायता से कुछ और अन्य बातों का अध्ययन करेंगे। चलो जानते हैं, इसको पहले हम मिटाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा था कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक चुंबकीय लॉरेंज बल क्यू भी साइन थीटा आरोपित करता है ना। ये याद रखना, उस थ्योरी का अब यहाँ उपयोग करना है। हमारा टॉपिक है वही कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसे होती है। ध्यान देना बच्चों, गति के बारे में जानना है। तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र भी। अब एक कंफ्यूजन है, कैसे समझोगे कि कौन चुंबकीय क्षेत्र है, कौन विद्युत क्षेत्र है? तो इसका भी ट्रिक है। अगर वैद्युत क्षेत्र पर आप ध्यान दो तो वैद्युत क्षेत्र में इस बॉक्स में प्लस का चिन्ह लगाते थे ऐसे, तो प्लस वाला वैद्युत क्षेत्र होगा, और ये क्रॉसी क्षेत्र ऐसे जो देख रहे हो क्रॉस वाला, यह हमेशा चुंबकीय क्षेत्र। पहचानने का ये हम लोग का एक ट्रिक हो गया कि वैद्युत क्षेत्र कहीं है तो प्लस वाला चिन्ह लगा होगा वहां, और चुंबकीय क्षेत्र है तो क्रॉसी क्षेत्र लगा होगा। चलिए अब आते हैं। तो एक आवेशित कण मान लो Q, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से प्रवेश करता है, लंबवत ही प्रवेश करता है। ऐसे प्रवेश करेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अभी हमने दिखा दिया था कि लंबवत साइन थीटा 0 से समानांतर प्रवेश करे तो बल ही नहीं लगेगा, शून्य हो जाएगा। तो लंबवत प्रवेश करता है, तो जैसे ही प्रवेश करेगा तो उस पर एक चुंबकीय लॉरेंज बल लगेगा। आवेशित कण पर, आवेशित कण पर लगा
चुंबकीय लॉरेंज बल, चुंबकीय लॉरेंज बल कितना, Fm बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। लंबवत प्रवेश करता है कण चुंबकीय क्षेत्र में, लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। तो बच्चा लोग लंबवत प्रवेश करेगा तो थीटा 90, तो Fm बराबर क्यू भी बी, ये होगा ना साइन 90, साइन 90 का मान 1 हो जाता है। अब चलो अब बात आते हैं, तो जब ये लंबवत प्रवेश करेगा तो ध्यान देना बच्चों, जब किसी आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल साइकिल ही चला रहे हो, आपकी गति पर अगर हम कोई बल लगाते हैं तो क्या क्या परिमाण संभव है, क्या क्या घटनाएं हो सकती है, ध्यान देना, सोच कर बताना। आप किसी वेग से जा रहे हो और आपकी साइकिल पर बल लगा है, बल किस दिशा में लगे हम ये नहीं जानते हैं, किसी भी दिशा में बल हो सकता है। तो बताओ क्या क्या घटनाएं हो सकती है। आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, आपकी साइकिल पर हम पीछे से बल लगाएंगे, किधर लगाएंगे हमको नहीं मालूम, तो कह सकते सर 3 चीजें हो सकती हैं, या तो हमारा वेग बढ़ जाए, वेग घट जाए, या दिशा बदल जाए, है ना। तीनों में से कोई एक ही होगा, एक साथ एक घटना ही होती है। तो यहां पर जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चुंबकीय बल उस पर लगते हैं। इस बल के कारण, इस बल के कारण पिंड के वेग भी का परिमाण, चाल लिखो ना, पिंड की चाल भी का परिमाण नहीं बदलता। ये रिसर्च द्वारा देखा गया है, हम तो आप लैंग्वेज बता रहे हैं। जबकि उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। तो थोड़ा सा सोच कर बताओ, ऐसा कौन सा पथ है जिस पथ पर आप चलो, वेग भी तो नियत रहे लेकिन दिशा निरंतर बदलती रहे। वह कौन सा ऐसा पथ है जिस पथ के एक सुई की एक नोक के बराबर भी चढ़ोगे दिशा बदल जाए? तो एकमात्र पथ है कौन? वृत्ताकार। तो बदलती रहती है, अतः पिंड एक वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है। अनुसरण करता है। तो बाबू एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह किस प्रकार के पथ का अनुसरण करता है? किस प्रकार का पथ? वृत्ताकार। क्यों? पूरी व्याख्या के साथ हमने ये चीज़, ये प्रैक्टिकली देखा गया, तो हम तो आपको उसका थ्योरी बता रहे हैं, मौखिक बता रहे हैं कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक चुंबकीय बल लगाएगा और इस बल का प्रभाव क्या होता है? उसकी चाल तो नियत रहती है। भी चाल से चल रहा था, भी वेग से चल रहा था तो भी 10 मीटर पर से चल रहा है तो 10 मीटर पर ही, लेकिन दिशा हर कदम पर बदल रही है क्योंकि हर कदम पर उस पर चुंबकीय लॉरेंज बल लग रहा है। तो हर कदम पर उसकी दिशा बदल रही है। और कोई पिंड किस पथ पर चले, जिस पथ पर हर कदम पर आपकी दिशा बदले, तो वह पथ कौन हो सकता है? वृत्ताकार। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि पिंड वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है और एक समान चाल से चल रहा है। चाल नियत रहती है, परिमाण नहीं बदलता है, एक समान चाल से। तो बच्चा लोग थोड़ा सोच कर बताओ कि आप वृत्त पर कैसे चल सकते हो? और वृत्त पर चलोगे तो वृत्त पर चलने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए ना। वृत्त पर
चलने के लिए पिंड को आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होगा? इस बल से, यही बल उसको अभिकेंद्र बल देगा, क्योंकि बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी पिंड वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। तो यही तो आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। चुंबकीय लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। तो चलो भाई, चुंबकीय लॉरेंज बल QVB बराबर अभिकेंद्र बल mv² बटा में r हुआ ना। अब ये देखो, एक भी तो ये भी कट जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? mv बटा में QB। तो यह पथ की त्रिज्या निकालने का सूत्र हो गया। आप कहोगे कि सर वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? त्रिज्या निकल जाएगा, इससे वेग निकल जाएगा, और कुछ और चीज़ों की जानकारी हमें यहाँ करनी है, कुछ और घटनाएं घटित होंगी। ये हो गया त्रिज्या। तो वृत्त पर चलेगा, एक समान चाल से चलेगा, चाल नियत रहेगा, तो उसका कुछ आवर्त काल होगा ना। बिल्कुल, कण का आवर्त काल T। आवर्त काल कैसे निकालोगे? समय, दूरी बटा चाल, दूरी बटा में चाल। दूरी, एक चक्कर लगाएगा, यहां फिगर बना लेना। यहां वृत्ताकार मार्ग, केंद्र O, तो दूरी, वृत्त पर चल रहा है तो दूरी कौन होगी? परिधि 2πr, और v वेग से ना t बराबर 2π/v इंटू r। r का मान ये रख दो, mv बटा में qb। v से भी कट गया, तो t बराबर 2πm बटा में qb। ये आवर्त काल निकालने का सूत्र हो जाएगा। कण की आवृत्ति निकाल लो, कण की आवृत्ति n बराबर 1/t होता है ना, इसको पलट दो, आवर्तकाल का उल्टा होता है, तो QB बटा में 2πm। इसकी सहायता से और भी कुछ बातों का हम लोग मान निकाल सकते हैं, कुछ और बातों का अध्ययन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, फिर से रिपीट करते हैं कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक चुंबकीय लॉरेंज बल लगाएगा। लंबवत ही प्रवेश करता है, समानांतर प्रवेश करे तो साइन थीटा थीटा 0 हो जाएगा, तो बल नहीं लगेगा। तो ध्यान देना ये चीज, लंबवत प्रवेश करता है तो इसके चलते उस पर एक चुंबकीय लॉरेंज बल लगाता है, और इस बल के प्रभाव के कारण कण के वेग का परिमाण नहीं बदलता, जबकि दिशा निरंतर बदलती रहती है। तो वह कौन सा ऐसा पथ है जिस पथ की दिशा निरंतर बदलते रहे? वृत्ताकार। कौन सा पथ? वृत्ताकार। तो कण वृत्त पर चल रहा है, और 11वीं क्लास कहता है कि वृत्त पर चलने के लिए बिना अभिकेंद्र बल के आप वृत्त पर नहीं चल सकते। तो इस कण को अभिकेंद्र बल कौन दे रहा है? यही बल इसको अभिकेंद्र बल दे रहा है कि लो हम अभिकेंद्र बल में बदल जाते हैं। तो QVB बराबर mv², अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv² बटा में r। तो इस सूत्र से पथ की त्रिज्या निकल जाएगी, पथ का वेग, उस कण का वेग निकल जाएगा, आवर्तकाल निकल गया, आवृत्ति निकल गई। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ध्यान देना, अब इस टॉपिक पर आधारित एक उपकरण है, उसको जानते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जब भी कोई आवेशित कण, ध्यान देना, ये बात समझ जाओगे तो अगला टॉपिक समझ में आएगा कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो लंबवत उस पर एक चुंबकीय बल आरोपित होता है, और इस बल के कारण वो किस तरह का पथ अनुसरण करेगा? वृत्ताकार। वृत्त पर चलने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? चुंबकीय लॉरेंज बल से।
और ऐसे मिलते पथ की त्रिज्या, बेग, आवृत्ति, आवर्तकाल सब निकल जाता है। सही बात है। अब चलिए इस सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण हमें पढ़ना है, जिस उपकरण का नाम है साइक्लोट्रॉन। ध्यान देना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लोट्रॉन की बनावट, क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो साइक्लोट्रॉन है क्या? तो बच्चा लोग, साइक्लोट्रॉन एक उपकरण है, एक मशीन है। कैसी मशीन? जो धनात्मक कणों को, ये धनात्मक कण है ना, इसके वेग को बढ़ा देगा। तो वेग को बढ़ा देगा तो उसका त्वरण बढ़ जाएगा, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा mv², 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा, वेग बढ़ जाए तो ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो स्पेशली धनात्मक कणों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करता है। मतलब उनके वेग को बढ़ा करके उनकी ऊर्जा, वेग बढ़ जाएगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगा। वेग कैसे बढ़ेगा अब हमें ये समझना है, ये हम जानेंगे। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित किया जा सकता है। इसकी खोज ईओ लॉरेंस तथा एमएस लिविंगस्टन ने 1934 में किया था। बनावट पहले समझ लीजिए, उसके बाद बनावट लिखिएगा। ये ध्यान देना बच्चों, इसमें ये देखो डी देख रहे हो ना, ये डी उल्टा, दो ऐसे डी, दो डी के आकार के धात्विक बॉक्स होते हैं, धातु के बॉक्स। और डी के आकार के होने के कारण इनको डीज कहते हैं। इनको डीज कहते हैं। डीज कुछ है नहीं, धातु का एक बक्सा कैपिटल डी के आकार के होने के कारण। तो दो डीज हैं, पहला D1 डीज से, दूसरा D2। दो डीज है, बीच में अंतराल रखा गया है और इस अंतराल में उन कणों को रखा जाएगा जिनको त्वरित करना है, धनात्मक कणों को। ठीक है ना। और यह डीज एक शक्तिशाली चुंबक के सिरों, एक इधर चुंबक है नॉर्थ, मान लो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ, एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में, चुंबक के बीच में रखा जाता है ताकि इन पर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हो सके। और इस डीज में एक यंत्र की सहायता से, ये देखो, ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा, विद्युत क्षेत्र, उच्च आवृत्ति विद्युत क्षेत्र। तो अब कह सकते हो कि इस डीज में विद्युत क्षेत्र भी है। विद्युत क्षेत्र के लिए हमने एक मशीन लगाया है और चुंबक के बीच रखे हैं, तो इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित हो रहा है। बनावट में इतना ही है। फिर से बनावट में क्या लिखेंगे साइक्लोट्रॉन में? इसमें कैपिटल डी के आकार के दो धात्विक बॉक्स होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। इन डीज के मध्य में कुछ अंतराल रखा जाता है। इन दोनों डीज को किसी शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंड साउथ नॉर्थ के बीच में रखा जाता है। बनावट में इतना ही है। कैसे कार्य करता है, कार्यविधि अब लिखेंगे, पहले समझ लिया जाए। देखो बच्चों, यहां पर बीच में आवेशित कण रखना है जिनको त्वरित करना है। तो ये आवेशित कण है धनात्मक, तो ये दो डीज हैं D1 D2। तो मान लो D1 ऋणात्मक है, D1 ऋणात्मक और D2 धनात्मक है। एक दोनों डीज में, एक में धन क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करोगे, एक में ऋण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करोगे किसी को। तो बीच में O पर, बिंदु O पर, बीच पर, दोनों डीज के बीच में बिंदु O है, उस पर एक धनावेशित कण है प्लस। अब यह किधर आकर्षित होगा? स्वाभाविक है, प्लस है तो माइनस की ओर आकर्षित होगा। और हमारा D कौन सा माइनस में है? D1 ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र है। तो यह आवेशित कण पहले D1 में प्रवेश करेगा। और हमने क्या बताया था कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र है या नॉर्थ के बीच में है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक चुंबकीय लॉरेंज बल लगाता है और इस बल के प्रभाव में एक वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण होता है। तो बच्चा लोग डी, तो ये तो डी ऐसे न है, तो ये तो खुद अर्धवृत्त है, ये वृत्त कैसे देगा? तो यहां वृत्त नहीं कर सकते, यहां पर कर सकते हो सर वो अर्धवृत्ताकार, अर्धचंद्राकार पथ का अनुसरण करेगा। बिल्कुल डी है भाई, ये डी है। डी में तो कभी आप यहां से ऐसे चलोगे तो पूरा वृत्त तो बना ही नहीं सकते, तो अर्धवृत्ताकार मार्ग पर चलता है। और ध्यान दो ना, हम बार बार इस रिपीट क्लास में भी करते हैं कि जैसे समाज में रहोगे वैसा बन जाओगे। दो चीज़ें हो सकती है, या तो समाज जैसा तुम हो जाओगे या तुम समाज को अपने लायक, अपने जैसा बना दोगे। तो दो चीज़ें होगी। तो ये प्लस है, लेकिन D1 माइनस में जब प्रवेश करता है तो उसको भी प्लस जैसा बना सकता है या खुद माइनस जैसा बिहेवियर करने। तो इसको फिजिक्स में बोलेंगे कि इनकी ध्रुवणता उत्क्रमित हो जाती है। ये थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, तो इसमें रहते रहते इनकी ध्रुवता उत्क्रमित हो जाती है, तो माइनस जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और जब ये माइनस हो जाएगा, यह कण बिंदुओं से जो चला था, तो अब यह किधर आकर्षित होगा? प्लस की ओर, D2 की ओर, D2 की ओर आकर्षित होगा।
और D2 में प्रवेश करते ही अर्धवृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करेगा, प्लस में रहते रहते प्लस जैसा व्यवहार करने लगेगा। अब यह किधर आकर्षित होगा? माइनस की तरफ। तो ध्यान दो, ये देखो, ये पहले D1 में गया, वहां रहते रहते अर्धवृत्ताकार मार्ग लाया, परिधि तक आया, अब यह D2 में आया, D2 से अब D1 में। देखो हर राउंड के बाद ऐसे ये चक्र चलते रहेगा, हर राउंड के बाद उसके वृत्त की परिधि त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। तो त्रिज्या बढ़ रही है तो वेग भी बढ़ेगा। और इसको चलने के लिए गणना में आओगे, गणना में कैसे? तो QVB बराबर mv स्क्वायर बटा में r, ये कट गया। mv बराबर RQB, तो v बराबर RQ, ये डायरेक्ट आर निकालो ना, r बराबर mv बटा में QB। थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे जैसे पथ की त्रिज्या बढ़ रही है, एक राउंड में, दो राउंड में, तीसरा राउंड में पथ की त्रिज्या बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा, त्रिज्या वेग के समानुपाती है। तो बच्चा लोग बताओ कि पहले राउंड में त्रिज्या कम, फिर दूसरे राउंड में त्रिज्या बढ़ा तो वेग बढ़ा, तीसरे। तो ये उपकरण काम क्या है? वेग को बढ़ाना, क्योंकि परिभाषा में क्या लिखे हो? उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित किया जा सकता है। उच्च ऊर्जा कब होगा? जब उसका वेग उच्च होता। तो मेन काम कहो कि वेग को बढ़ाने वाला है। यह उपकरण किसी पिंड के वेग को उच्चतम कर देगा, बहुत वेग को बढ़ाकर हाई तक ले जाएगा। कैसे बढ़ाता है? तो कार्यविधि में देखो, फिर से रिपीट करो, लिखो क्या कि दोनों D के बीच में उपस्थित धनावेशित कण सबसे पहले D1 की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि उसे D1 को हम लोग ऋणावेशित क्षेत्र मानते हैं और D2 को धनावेशित, किसी एक को धन एक को ऋण मान लो। तो यह D1 की ओर आकर्षित होगा, D1 में रहते रहते उसकी ध्रुवणता उत्क्रमित हो जाती है, उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है और अब D2 की ओर आकर्षित होता है। D2 में प्रवेश करते ही अर्धवृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करेगा चुंबकीय लॉरेंज बल के कारण, और वहां रहते रहते अब इसकी ध्रुवणता उत्क्रमित, तो अब पुनः ये D1 की ओर आकर्षित होगा। अब D1 में जाएगा तो D1 में प्रवेश करते ही चुंबकीय बल के कारण अर्धवृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करेगा, और उसकी जब ध्रुवता उत्क्रमित हो जाएगी तो पुनः D2 की ओर। ये प्रक्रिया चलते रहेंगी, एक राउंड, दो राउंड, तीन, ऐसे करते करते जब यह वृत्त की परिधि पर आएगा ना, तो परिधि के पास एक विक्षेपण प्लेट लगा होता है, एक प्लेट रहेगा कि जैसे ही आएगा पीछे से प्लेट मारेगा धक्का धड़ाक से, और यहाँ से विंडो, एक खिड़की बना हुआ है, खिड़की से होते हुए सीधे लक्ष्य से टकराएगा, और जब लक्ष्य से टकराएगा तो उसका वेग क्या होगा? अधिकतम होगा। तो इसका काम ही, इस उपकरण का काम ही वेग को बढ़ा देना। तो कैसे वेग बढ़ाया? पुनः धनावेशित कण जिसको त्वरित किया जाना है, दोनों D के बीच के मध्य के अंतराल के बिंदु O पर है। D1 को ऋणावेशित विद्युत क्षेत्र देते हैं, D2 को धनावेशित विद्युत क्षेत्र दे देते हैं। तो यह धनावेशित कण सर्वप्रथम D1 की ओर आकर्षित होता है। D1 में प्रवेश करते ही यह उसके चुंबकीय क्षेत्र से घिर जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक अर्धवृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है। अर्धवृत्त पूर्ण करने के पश्चात जब इसकी ध्रुवणता उत्क्रमित हो जाती है तो यह D2 की ओर आकर्षित होता है। D2 में प्रवेश करते ही यह D2 के चुंबकीय क्षेत्र से घिर जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण D2 में भी यह एक अर्धवृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है। अर्धवृत्ताकार पथ पूर्ण करने के पश्चात जब इसकी ध्रुवणता उत्क्रमित हो जाती है तो यह पुनः D1 की ओर आकर्षित हो जाता है। इस तरह से ये करते करते उस डीज की परिधि तक, यहाँ परिधि तक पहुँचता है, और परिधि पर ये देख रहे हो ये विक्षेपण प्लेट है, इसका काम है पीछे से धक्का देना। तो जैसे ही कोई दरवाजे पर आया, पीछे से धक्का दिया तो औधे मुँह जाकर सीधे लक्ष्य से टकराया। लक्ष्य से टकराया तो उस समय उसका वेग सर्वाधिक था। तो यही ना काम था इसका, इस उपकरण का यही काम था कि कैसे वेग बढ़ा दे। तो चलो रचना पर आते हैं। ये हो गया पथ की त्रिज्या। तो कण की आवृत्ति, आवर्तकाल पहले निकाल लो। आवर्तकाल T बराबर, परिधि नहीं, ये तो अर्ध परिधि है ना, पाई आर बाई भी, पाई बाई भी, आर का मान mv बटा में QB, भी से भी कट गया, तो T बराबर पाई m बटा में QB। ये हो गया आवृत्ति, कण की आवृत्ति
n बराबर 1/t होता है, तो n बराबर 1/t, पलट दीजिए, t को पलट दीजिए, QB बटा पाई m। इसे साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं। अब कहोगे सर कण की ऊर्जा अधिक हो जाती है, तो कण की ऊर्जा, उच्चतम ऊर्जा E मैक्स 1/2, गति कर रहा है तो गति जो ऊर्जा होगा V मैक्स होगा। E मैक्स तभी होगा जब V मैक्स हो, बराबर 1/2 m। V का मान यहाँ से लिखा तो RQM, RQB अब बटा में m का होल स्क्वायर। तो E मैक्स बराबर m, एक m तो कट जाएगा, 1/2 एक m कट जाएगा, Q स्क्वायर B स्क्वायर बाई m, और यह R मैक्स स्क्वायर होना चाहिए। पथ की त्रिज्या अधिकतम होगी तो ही उनका वेग अधिकतम होगा, उनका वेग अधिकतम होगा तो उनकी ऊर्जा अधिकतम होगी। तो अधिकतम ऊर्जाओं तक, तो इस अधिकतम ऊर्जा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बच्चा लोग ये हो गया साइक्लोट्रॉन। शेष अगले कक्षा में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।